नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। पिछले कुछ दिनों से हम एक शब्द लगातार विपक्ष के मुंह से सुन रहे हैं और वो है लोकतंत्र की हत्या। बार बार चाहे वो चुनाव के नतीजे आए, संसद में हंगामा हो और कुछ भी बात हो, तो देश में विदेश में जाकर लगातार विपक्ष एक ही नारा लगा रहा है कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लेकिन आज जो कुछ तस्वीरें संसद से सामने आई, और वो आज ही नहीं आई बल्कि उससे पहले भी आ चुकी हैं, वो तस्वीरें तो ये कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या नहीं बल्कि लोकतंत्र आज शर्मसार हुआ है। क्योंकि लोकतंत्र में कुछ ऐसे पद हैं जिनको लेकर इस तरह का व्यवहार, उनके खिलाफ बयानबाजी, कम से कम उनकी इज्जत रखने की एक परंपरा अभी तक चली आ रही थी। लेकिन अब लगता है कि इस वक्त जो विपक्ष है वो 2024 के लिए जो रणनीति बना रहा है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, उनमें ये सभी परंपराओं को ताक पर रखने की बात सोची समझी रणनीति का ही हिस्सा है। और इसीलिए जब लोकसभा तो छोड़िए, राज्यसभा उपसभापति, उनके बारे में पहले मिमिक्री की गई, उसके बाद ताली बजा बजा कर वो जिस तरह का व्यवहार करते हैं उसको लेकर के उनकी मिमिक्री ही नहीं की गई बल्कि उनके बारे में कुछ ऐसी बातें भी बोली गई। और तो और कोई और नहीं बल्कि एनडीए के खिलाफ इस वक्त जो विपक्ष के चेहरे के तौर पर कांग्रेस जिनको रख रही है, राहुल गांधी, वो इस सब का हिस्सा बनकर अपने कैमरे से, अपने फोन से इस सब को हंसकर रिकॉर्ड कर रहे थे। जाहिर तौर पर लोकतंत्र में स्पीकर हो, उपसभापति हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या फिर कि सुप्रीम कोर्ट और तमाम एजेंसियां, उनके बारे में इस तरीके की बातचीत, इस तरह का व्यवहार कहां तक उचित है, ये सवालों का जवाब जरा जानने की विपक्ष से कोशिश करेंगे। हालांकि जब हम ये शो कर रहे हैं तो इस वक्त इंडिया अलायंस की एक बैठक भी चल रही है, ये चौथी बैठक है और इसमें ऐसा माना जा रहा है कि बात अब कुछ आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब 24 जो है बीजेपी 400 पार का नारा दे चुकी है, लेकिन अभी भी मंथन ही मंथन सिर्फ और सिर्फ इस अलायंस का चल रहा है। तो इस सब के बीच जरा इस लोकतंत्र की हत्या बनाम लोकतंत्र को शर्मसार करना, इस पर आज चर्चा करेंगे। बेहद ही खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले उन तस्वीरों और बयानों पर देखते हैं कि कहां एक तरफ बीजेपी जो है वो 400 पार के मिशन पर लगी हुई है और दूसरी तरफ विपक्ष का ये रवैया संसद में दिखाई दे रहा है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हम जिएंगे और काम करेंगे, ये हमारा सोच है। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा में 2 दिन स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी जो गए थे उसके बारे में उल्लेख किया। गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो। ये मुझे बड़ी दुख की बात है कि सदन के दोनों स्पीकर और चेयरमैन साहब तो एमपीज को प्रोटेक्शन न करते हुए उनको मनमाने सस्पेंड किया गया। मोदी जी की बीजेपी सरकार संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। ये तो प्रमाणिक तौर पर दिख रहा है जो कल किया है। ये जो ब्लॉक कर रहे हैं, जो अवरोध पैदा कर रहे हैं, ये उनकी हताशा है 3 प्रदेशों में हार के कारण। मर्यादा, संसद की मर्यादा भंग करने वाले लोग तो अंदर बैठेंगे प्रोटेक्शन में, और जो सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि जिन्होंने संसद की मर्यादा भंग करी, जिनके के वजह से संसद के अंदर जो है इंट्रूडर्स आए, वो उन पर कोई जवाब नहीं मिले। अब ये किस मुंह से लोकतंत्र का मंदिर कहेंगे जब विपक्ष को इस तरीके से बाहर कर देंगे।
विरोध करने के अपने तौर तरीके हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का मजाक बनाना, उपराष्ट्रपति की तौहीन करना, उपराष्ट्रपति को बेइज्जत करना, मुझे लगता है कि ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता। चलिए, तो एक तरफ तो ये बात की जा रही है, हर किसी को ऐसा लग रहा है कि उसने जो किया वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक साथ इतने सारे सांसदों को निलंबित किया गया हो। लेकिन ये तो विपक्ष का इतिहास है, क्योंकि जो इतिहास हमें पता लगा है और जो इतिहास के पन्नों में और भी कुछ ऐसी दास्तानें दर्ज हैं, उसमें तो ऐसा पता लगता है कि पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। लेकिन उस वक्त ना तो लोकतंत्र की हत्या की बात की गई थी और ना ही ऐसी बात हुई थी कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो चलिए जरा इतिहास के पन्नों को भी खंगालेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं परिचय अपने खास मेहमानों का आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राकेश त्रिपाठी जी, बीजेपी के प्रवक्ता, सीधे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इसके अलावा डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो जुड़ रही हैं। हमारे साथ आनंद दुबे जी जुड़ रहे हैं, जो कि शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर कपिल श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, आप ही से शुरुआत करूंगी। राहुल गांधी जो वीडियो बना रहे थे, उसके पीछे का मकसद क्या था? जब मिमिक्री हो रही थी संसद में माननीय उपराष्ट्रपति जी की, तो फिर क्या वजह थी? आवाज नहीं आ रही आपकी। रीमा जी, हार्मलेस मिमिक्री पर इतना शोर हो रहा है और कोई ये बात नहीं कह रहा है कि 140 के करीब विपक्ष के सांसदों का निलंबन, सस्पेंड कर दिया गया है। और जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो विपक्ष के सवाल और अकाउंटेबिलिटी कौन निर्धारित करेगा? मैं ये कह रही हूँ कि एक हार्मलेस मिमिक्री पे जब आप इतना हार्मलेस मिमिक्री मतलब मैं समझी नहीं। मैं कह रही हूँ कि जब आप 140 के करीब सांसदों को संसद से ही निकाल देते हैं, तो इस नई इमारत, इस लोकतंत्र के मंदिर, इन सब नजीर से क्या फायदा होगा? आपसे सवाल किया जा रहा था कि पार्लियामेंट की ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी के लिए विपक्ष की एक ही डिमांड थी कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री संसद के फ्लोर पर आकर जवाब दें, स्टेटमेंट दें, क्योंकि वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सिर्फ भाजपा के नहीं है, वो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं। और देश की सबसे सुरक्षित इमारत जो होनी चाहिए थी, जहां कहा जा रहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां 5 लोग बीजेपी के ही एमपी के पास से घुसते हैं, कैनिस्टर्स निकलते हैं, और ये पूरी ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी। ये अभी एक अलग मुद्दा है। अभी मैं जिस पर बात कर रही थी वो सवाल अलग था। ये जो मिमिक्री उपराष्ट्रपति की, उपसभापति की, ये जो मिमिक्री चल रही थी, उनके बारे में जिस तरीके का व्यवहार उनके आचरण को लेकर के किया जा रहा था, राहुल गांधी जो वीडियोग्राफी कर रहे थे, उसके पीछे का मकसद क्या था? मैं तो ये जानना चाहती हूँ। अभी जो आप रूल्स और रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं, उस पर मैं बाद में आऊंगी। ये दो अलग मुद्दे कैसे हो सकते हैं रीमा? दो अलग मुद्दे इसलिए नहीं है क्योंकि कल 90 सांसदों को सस्पेंड किया गया, आज 140 के करीब सांसदों को बर्खास्त किया गया। वह जो सांसद जिसमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी, भले अपोजिशन के लीडर एक होते, बीजेपी के पास अपोजिशन का नंबर नहीं था, तभी अटल बिहारी वाजपेयी जी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया। मैं ये कह रही हूँ, जब अपोजिशन नहीं रहेगा तो अकाउंटेबिलिटी की डिमांड किस पे की जाएगी? और बात सिर्फ इतनी थी, बात इतनी थी कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आके संसद में स्टेटमेंट दे, वो इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो वो जिस संसद के प्रति, जिस सभा के प्रति जिम्मेदार है, जिस 140 करोड़ देशवासियों के प्रति जिम्मेदार है, उनको ये बताने के लिए, उनको ये आश्वासन देने की क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि संसद सुरक्षित है? उनके क्या कदम लिए गए हैं, क्या एसआईटी बिठाई है, क्या जांच की प्रक्रिया है? इसके इतना अहंकार। इसका जवाब राकेश त्रिपाठी देंगे कि क्यों एचएम का अभी तक बयान नहीं हुआ, इसके पीछे सरकार की रणनीति का जवाब वो देंगे। मैं तो आपसे इस वक्त सिर्फ ये जानना चाहती थी कि ये तरीका ठीक था वीडियोग्राफी करने का और मिमिक्री करने का उपराष्ट्रपति की, या नहीं था? आप इसका अभी तक मुझे सीधा जवाब दे नहीं पाई हैं। ये सही आचरण है विपक्ष का? है ही नहीं। मैं आपसे कह रही हूँ कि जब लोकतंत्र में सब लोग, जब संसद के फ्लोर में एक सिटिंग मिनॉरिटी के सिटिंग एमपी को कठुआ, भड़वा, ये सब कहते हैं, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती, तब इतना कवरेज नहीं होता जितनी एक मिमिक्री पे हो रही है। ये भी एक दुख की बात है मेरी। अच्छा, ओके, आपका जवाब तो लाउड एंड क्लियर है, मतलब आप इसके साथ में हैं। राकेश त्रिपाठी जी, पहले आप इसका जवाब दीजिए कि इनका जो इशारा है विदुड़ी जी के स्टेटमेंट की तरफ है कि तब तो कुछ नहीं हुआ, अब इतनी हाय तौबा क्यों मचाई जा रही है फिर?
भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी उस स्टेटमेंट को ना सराहना की है, ना उसको स्वीकार किया है। हम उस तरह के स्टेटमेंट को कभी भी लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए ठीक नहीं मानते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी बेशर्मी के साथ जिस तरह से आज इसका बचाव करने का काम कर रही है, स्पष्ट है कि इनकी मंशा ही इस प्रकार के करने की थी और यह सामूहिक अपराध है। ये कोई टीएमसी के सांसद के द्वारा किया गया अपराध नहीं है। आप देखेंगे वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि राहुल गांधी खुद अपने मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे हैं, उसमें सामूहिक भागीदारी है सबकी, कॉमन इंटेंशन है। इसको अगर दंड विधान की भाषा में कहा जाए ना तो कॉमन इंटेंशन कहते हैं कि सबकी सामूहिक इसमें एक साथ चेतना थी, सबने सामूहिक मिलकर के प्रयास किया है। मैं मानता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, इस प्रकार के एक पद होता है जिस पद को दलगत राजनीति से परे रखा जाता है और उनके प्रति इस प्रकार का आचरण करना ये निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कि अब भी बेशर्मी के साथ पार्टियां खड़े होकर उसका बचाव कर रही है। पूजा त्रिपाठी सवाल उठा रही थी कि संसद के भीतर जवाब देना चाहिए। हम कभी जवाबदेही से पीछे नहीं हटे। हमने जब जब महत्वपूर्ण विषय आए हैं, सवाल उठे हैं, हमने डंके की चोट पर जवाब दिया है और चुनौती देकर के कहा है एक एक सवाल पूछिए, हर सवाल का जवाब देंगे। लेकिन जिस विषय को आप उठा रहे हैं उस विषय पर स्पीकर साहब स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि सदन की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। स्पीकर अपना बयान दे चुके हैं। यह कोई दलगत राजनीति का मसला नहीं है। राहुल गांधी तो इस मुद्दे पर बेरोजगारी से जोड़ करके देखने का प्रयास कर रहे हैं, यानी लोकतंत्र के मंदिर पर एक हमला करने का एक आतंकी प्रयास किया जाता है और उसके पीछे जैसे आतंकी मासूम होते हैं, भटके हुए नौजवान होते हैं, वैसे ही थ्योरी करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि विपक्ष की मंशा देश के राष्ट्रीय मसलों पर भी, यानी लोकतंत्र के मंदिर पर हमला हो, संसद पर हमला हो, तब भी ये राजनीतिक नफा और नुकसान निकालने का प्रयास कर रहे होते हैं। विपक्ष की हताशा, विपक्ष की निराशा आज न्यूनता तक पहुंच गई है और आज इन्होंने जिस प्रकार की पराकाष्ठा की है, देश इसका बदला लेगा। देश इसको स्वाभिमान के साथ जोड़कर देखेगा। आप देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ इस प्रकार की मिमिक्री को जस्टिफाई कर रहे हैं। कोई मिमिक्री आर्टिस्ट मिमिक्री करे, कोई आपत्ति नहीं होती है, लेकिन अगर देश के सांसद संसद भवन के भीतर इस प्रकार का आचरण प्रस्तुत करने का काम करेंगे, आप व्यवस्था का माहौल उड़ा रहे हैं। आप केवल किसी उपराष्ट्रपति जी का या जगदीप धनखड़ जी का माहौल नहीं उड़ा रहे हैं, आप व्यवस्था का माहौल उड़ा रहे हैं, आप तंत्र का माहौल उड़ा रहे हैं। ठीक है, मैं जरा आगे बढ़ूं, लेकिन तीनों ही, क्योंकि दल अब अनुप्रिया जी भी जुड़ गई है जेडीयू की तरफ से हमारे साथ, उनकी प्रवक्ता। मैं आनंद दुबे जी, कपीश जी और अनुप्रिया जी, आप तीनों से एक सवाल करती हूँ। पहले कपीश जी आपके पास आऊंगी। क्या आप इस आचरण के और जो मिमिक्री हो रही थी उसके बचाव में है या आपको लगता है कि वो तरीका ठीक नहीं था? नहीं, देखिए, एक पद का आचरण होता है और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का भी अपना आचरण। मिमिक्री किसी भी स्टेज पे सराहनीय है, लेकिन एक चीज जरूर है, प्रधानमंत्री जी ने भी तो मिमिक्री की थी। प्रधानमंत्री जी स्वयं मिमिक्री किए थे, आपको याद होगा, ऐसे कर संसद। तो क्या उस समय ये प्रश्न खड़ा किया गया? किसकी की थी? और सुनने किसकी की थी? किसकी की थी? वही किसकी की थी? राहुल गांधी जी की थी। दीदी और दीदी की थी ना? कहाँ पर की थी? तो वहां पे अरे कहाँ पर की थी? संसद में खड़े होकर की थी क्या? लोकसभा राज्यसभा में खड़े होकर की थी क्या? राहुल गांधी जी की थी। अगर आपको ना हो तो आप अपने आप पीएसआर से निकलवा लें। और मैं दूसरी चीज आपको कह दूं, कुछ बोलने का अवसर दीजिए, केवल एक तरफा नहीं, उसको सुनिए। कम से कम आपने प्रश्न किया है, मैं उसका उत्तर देने में सक्षम व्यक्ति हूं, इसलिए दे रहा हूं। राहुल गांधी जी अगर वीडियो बना रहे थे तो ये कौन सा क्रिमिनल ऑफेंस था? किस नियमावली के विरुद्ध है? कहां लिखा हुआ है कि आप शूट नहीं कर सकते? वो किस वजह से शूट कर रहे थे ये तो वो बताएंगे, अगर कर रहे थे। और मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, कोई चीज अगर क्लियर ना दिखे तो लोग अपने मोबाइल को सामने रख के कैमरे को बड़ा कर लेते हैं, उससे दूर का व्यक्ति करीब हो जाता है, उससे क्लियर चीजें दिखती हैं। ये तो बात का मसला है। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र है क्या? 140 सांसद को बर्खास्त किया जाना, आप कह रही थी इतिहास बताएं, हमको जरा इतिहास भूगोल सब बता लीजिएगा। मैं उसकी भी भर्त्सना करूं और इसकी भी कर रहा हूं कि आपने ये सांसदों का बहिष्कार नहीं किया, सस्पेंड नहीं किया है, आपने चुने हुए प्रतिनिधि का किया है, यानी उस जनता का अपमान किया है जिन्होंने अपने लिए ये जनप्रतिनिधि चुन करके भेजे थे। इसको तानाशाही नहीं कहते तो और क्या? ठीक है। तो और बिथूरी साहब पे एक कार्रवाई नहीं। ठीक है। जिस व्यक्ति ने इतने शर्मसार करने वाले शब्द कहे कि हमारे मित्र राकेश त्रिपाठी जी एक बहुत ही सभ्य परिवार और संस्कार से आते हैं, अधिवक्ता भी हैं,
तो वो तो खंडन कर रहे हैं इस बात का, लेकिन क्या उस पर सस्पेंशन हुआ? और अगर नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी वो बात नहीं कह सकती है जो आप कहें। ठीक है कपीश जी, दो चीजें हैं। अब क्योंकि आपने ऐसी बात उठा दी है इतिहास में, आपने तो खुद ही कह दिया कि अगर इतिहास के पन्नों को मैं खंगालूंगी तो आप उसका भी खंडन करेंगे। इसका मतलब आपको पता चल ही चुका है 1989 में क्या हुआ था, कितने सांसद सस्पेंड हुए थे, वो आपको पता लग गया होगा। तब भी क्या टॉपिक था और किसकी सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार ने क्यों किया था ऑपोजिशन के साथ ऐसा, वो भी आपको पता लग ही गया होगा। तो आप इसका मतलब ये देख करके आए हैं। चलिए नहीं, अब आपने सही कहा कि पहले भी, लेकिन और अगर भारतीय जनता पार्टी तानाशाही करना चाहती है तो तानाशाहों से सबक। दूसरी चीज कपीश जी, राकेश जी इसका जवाब देंगे, लेकिन लोकतंत्र में जिनको निलंबित किया गया उन सांसदों को भी चुनकर भेजा गया है और सरकार को भी चुनकर भेजा गया है। तो क्या सरकार अगर संसद चलाना चाहती है तो ये भी तो जनता चाहती है ना, या जनता चाहती है महल में आकर हर रोज करोड़ों रुपए बर्बाद किए जाए? वो कत्ल करते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, और हम आहें लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। पूरा सेशन वॉश आउट किया जाए, ये सही तरीका है। और भवा जैसी बात कही और तुमको देख लेने तक का चैलेंज किया, आप उसकी सराहना कर रहे हैं। सराहना कौन कर रहा है? क्यों नहीं? मैं तो आपको रूल्स बता रही हूँ जो सबके लिए समान है। रूल्स देश के सबके लिए समान है कपीश जी, कपीश जी, यही तो दिक्कत है, आप सुनते ही नहीं है, आप सुनते ही नहीं है, यही दिक्कत है। रूल्स सबके लिए समान है। हाँ तो फिर क्यों नहीं किन पर विपक्ष के लिए भी और सरकार के लिए भी, सरकार भी सदन चलाना चाहती है लेकिन नहीं चलने दिया जाता। राकेश त्रिपाठी जवाब देंगे, चलिए रुकिए एक मिनट। बिटूरी को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया ये बताइए। राकेश जी देखिए रिमा जी, केवल 89 में ही नहीं, आप अलग अलग समय पर देखेंगे तो 2013 में भी 12 सांसद इन्होंने सस्पेंड करने का काम किया था जब सरकार यूपीए की थी। 2012 में कांग्रेस के 8 अपने सांसदों को निलंबित करने का काम किया था जो तो उस समय तेलंगाना के मुद्दे पर बहस करने की मांग कर रहे थे, यानी अपने सांसदों को भी सस्पेंड कर देते थे ये। आज इन्हें बड़ी आपत्ति हो रही है। और ये तो कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी रही है जिसने देश के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया था। देश में आपातकाल लगा दिया था जब तानाशाही दिखाई थी इंदिरा जी ने 1974 में। आप राइट्स लोगों के सस्पेंड कर देते हैं और आज सांसदों को सस्पेंड किए जाने पर हाय तौबा मचा रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं, जब मिलकर के सामूहिक सबने तय किया था कि कोई संसद भवन के भीतर प्ले कार्ड लेकर के नहीं आएगा, आप अपने ही बनाए हुए नियमों को क्यों तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्यों मौखल उड़ाने का काम कर रहे हैं? आप स्वस्थ चर्चा चाहते हैं तो बिल्कुल जोर से कहिए, सोच से कहिए, लेकिन आप जब प्ले कार्ड लेकर के आएंगे आप नियमों का उल्लंघन करेंगे। आप खुद ही नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और स्पीकर के पास पूरी पावर होती है। स्पीकर को लग रहा है कि आपका आचरण अगर गरिमानुकूल नहीं है, मर्यादानुकूल नहीं है और इसका प्रस्ताव यदि आता है तो निश्चित तौर पर स्पीकर को भी अधिकार है और प्रस्ताव आएगा, इसको यूनानिमसली सब लोग स्वीकार करेंगे तो आप बर्खास्त हो सकते हैं, आप निलंबित हो सकते हैं। न्यायप्रिय व्यक्ति हैं अगर आप, तो मुझे बताइए जिस व्यक्ति ने कटवा भड़वा जैसे शब्दों का यूज किया, जिसने तुमको देख लेने की धमकी दी, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अरे राम राम, मेरे वो संस्कार नहीं है, मैं बोल ही नहीं सकता। ये तो बिटूरी साहब जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए, आप क्यों बोल रहे हैं? कायम है जिस पर भारतीय जनता पार्टी कायम है, आज तक बिटूरी साहब को कोई कार्रवाई न करके उनकी पैरवाई कर रही है। एक मिनट कपीश मुझे बताइए, कौन शब्द बोले जाए, कौन शब्द बोले जाए? क्यों बोल रहे हो? नहीं कह रहे ये साथ में संसदीय शब्द है, इसलिए मैंने कोई कार्रवाई नहीं। सवाल उठाया, इन्होंने बताया नहीं कि बिटूरी साहब का इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं। सवाल उठाया, आप जवाब दे रहे हैं, उसका सुनिए। आपने सवाल उठाया, जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए। देखिए मैं आपको कानूनी भाषा में ही बताऊंगा। गोली मार करके किसी को मार देना, हत्या कर देना अंतर्गत धारा 302 अपराध होता है, लेकिन अगर यही हत्या सेल्फ डिफेंस में की जाती है तो क्या यह अंतर्गत 302 हत्या का अपराध माना जाता है? सडन प्रोवोकेशन ने किस प्रकार से दानिश अली ने लगातार रणदीप बिधूरी को बीच में टोका-टाकी करके उनके साथ प्रोवोकेशन करने का काम किया। बावजूद इसके मैं कह रहा हूं उनकी भाषा को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, उनकी भाषा को ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी एक व्यक्ति की गलती और कहां एक साथ बैठ करके पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स मिलकर के राज्यसभा के सभापति महोदय का आप मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं और उसकी तुलना आप किसी एक व्यक्ति के कृत्य से करेंगे। ये संभव नहीं हो सकता भाई, किसी एक व्यक्ति के कृत्य से। और हमने ये भी देखा है
आप एक एक व्यक्ति के कृत्य की चर्चा करेंगे ना, तो हमने देखा है कि राहुल गांधी तो कितना भौड़ा आचरण सदन के भीतर रखते हैं, सदन के भीतर आंख मारने तक की बात करते हैं, सदन के भीतर खड़े होकर झूठ बोलते हैं। देखिए ये कपीश जी सवाल उठाते हैं, आप सवाल उठाओगे तो जवाब नहीं पाओगे। कपीश जी प्लीज, मेरे दो और मेहमान वेट कर रहे हैं, लेकिन कपीश जी इस तरह दो लोगों में डिबेट नहीं हो रही है यहाँ पर। चार पांच पैनलिस्ट इंडिया अलायंस के बैठे हैं। राकेश जी एक मिनट, एक सेकंड। कपीश जी, रीमा जी मेरा एक अनुरोध है, मैं एक अनुरोध पहले मैं कर दूं। देखिए इंडिया अलायंस की तरफ से 4 प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, यहाँ पूजा त्रिपाठी जी है, आनंद दुबे जी हैं, अनुप्रिया जी हैं और कपिल श्रीवास्तव जी हैं। 4 लोग मिलकर के बैठेंगे। एक तो अलायंस किया है तो एक आदमी को आना चाहिए। 4 लोग मिलकर के बैठेंगे, उसके बाद चिकम चिल्ली भी करेंगे, आप पूरा होल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो क्यों नहीं इनको डिबेट से बर्खास्त कर देना चाहिए? क्यों नहीं इनको डिबेट से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए? आप अगर अपने बीच में बोलना बर्दाश्त नहीं करते तो दूसरे के बीच में मत बोलिए। मैं तो आपके बीच में नहीं बोला, मैंने पूजा जी के बीच में नहीं बोला। आप ये बीच में बोलने की प्रवृत्ति को बंद करिए, संवाद ठीक से कायम करिए। कपिल जी आप म्यूटेड रहेंगे अगर आप दूसरे के बीच में बोलेंगे, ये मेरी शो का रूल है। अगर कोई किसी के बीच में बोलेगा उसको म्यूट कर दिया जाता है, उसकी आवाज नहीं जाएगी। अपनी अपनी बारी में सब बोलेंगे, ठीक है? दूसरी बात ये है राकेश जी की, देखिए राकेश जी का आरोप भी सही है, 4 लोग आपके अलायंस से हैं। हालांकि वो अलग बात है, अभी भी मतभेद ही दिखाई दे रहे हैं। आप उनकी बात से पूजा जी की इत्तेफाक नहीं रखते, पूजा जी आपकी बात से। लेकिन मैं आनंद दुबे जी के पास आना चाहती हूँ। आनंद दुबे जी, पहले सुप्रिया सूले ने जिस तरह का ट्वीट किया, रीढ़ की हड्डी की बात की उन्होंने धनखड़ जी की, उसको लेकर वो काफी आहत थी। तो अब उम्र, पद और कुर्सी और संवैधानिक संस्थाएं, इन सब का कोई महत्व नहीं रह गया है ना? कहने का मतलब ये है विपक्ष की नजर में, अगर आप भी इसको डिफेंड करते हैं तो। आनंद जी। रीमा जी नमस्ते। देखिए दोनों ही घटनाएं स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। 141 के करीब सांसद दोनों ही सदनों से सस्पेंड किए जाते हैं, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और संसद के अंदर परिसर में यदि उपराष्ट्रपति जी की कोई नकल करके उनका मजाक उड़ा रहा है, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन अब दोनों घटनाएं अलग अलग हैं। कोई ये कहे कि पिछली सरकारों ने भी बहुत सारे सांसदों को निलंबित किया है, इसके लिए हम भी करेंगे, तो महोदय आप ये कह के राजनीति में या सरकार में नहीं आए थे। आपने कहा था कि हम उनसे बेहतर कुछ करने आए हैं, इसके लिए जनता ने झोली भर भर के आपको वोट दिया, आपका साथ दिया। आपने कहा था हम सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे, हम एक अच्छा सदन चलाकर दिखाएंगे, अब तक जो गलतियां होती आई हैं वो हम नहीं करेंगे, इसके लिए लोगों ने आपको साथ दिया था। जो सांसद निलंबित हुए हैं वो मांग क्या कर रहे थे रीमा जी? उनकी मांग बस इतनी थी कि संसद भवन पर यदि कोई अराजक तत्व घुस गए हैं, कोई उत्पात मचा रहे हैं, तो इसके बारे में गृह मंत्री जी या सरकार का कोई बड़ा पदाधिकारी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये आकर बयान दें, एक सच्चाई बताएं कि क्या क्या हुआ था, क्या छानबीन हुई, कौन लोग थे, उसके पीछे क्या मंशा थी। सांसदों की सुरक्षा का ये मामला है। अब अगर ये मांग करना नाजायज है तो कोई बात नहीं, तो क्यों न कहें कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है? नहीं एटलीस्ट ये जो सांसद बैठे हैं रीमा जी, ये सांसद, मैं आप ही की बात में थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि अगर निलंबन जिसको लेकर ये सवाल खड़ा हो रहा है, लगातार उस पर बवाल कटा हुआ है, तो संसद की जो रूल बुक है और जो नियम है जिसके तहत निलंबन किया जाता है, किसी वजह से किया जाता है, उसको हटा देना चाहिए ना फिर तो। क्योंकि इससे पहले की सरकारों ने भी इस नियम का पालन किया है और इसके लिए कुछ डेकोरम बने हैं कि सांसदों का क्या व्यवहार और आचरण होना चाहिए। अगर वो आचरण नहीं है तो निलंबित किया जा सकता है, तो या तो उस रूल को ही हटा दिया जाए फिर। बहुत अच्छा सवाल। अगर जनता से चुने हुए सांसद या पार्टियों द्वारा चुनकर भेजे गए सांसद अपनी जान माल सुरक्षा के लिए संसद भवन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से सवाल ही नहीं पूछ सकते, तो बंद कर दीजिए संसद भवन को। मैं तो एक हाथ और आगे बढ़कर कह रहा हूं, यदि सांसदों को उनके जाल माल के नुकसान के लिए सवाल पूछने का अधिकार ही नहीं है, उसके बाद उनको निलंबित किया जाएगा, तब ये संसद और मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगी जरा वो विजुअल्स चलाएं लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो कुर्सी पर कूद कर जा रहे हैं जो सांसद, वो कहां तक शोभनीय है, उन तस्वीरों को जरा दिखाएंगे हम। ये भी सांसदों को क्या शोभा देता है? आनंद जी एक बार जरा वो तस्वीरें देखेंगे, है ना, फिर बात करेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि आचरण सभी लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है आचरण।
हम किसी भी अभद्रता का समर्थन नहीं करते रीमा जी, पहले बता आप ही के सांसद है, आप ही की पार्टी के सांसद। नहीं सुनिए पहले एक जायज मांग की है कि जो हमला हुआ था वो कौन लोग थे, उसकी जांच कहां तक गई, उसके पीछे क्या षड्यंत्र था, कोई सरकार का बड़ा अधिकारी आके कह दे, विषय समाप्त होता है। राजनाथ सिंह जी ने राकेश त्रिपाठी जी जवाब दिया था शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। उन्होंने राजनाथ सिंह जी ने पहले दिन अब उनकी देखिए बात सही है राकेश त्रिपाठी जी की कि वो अकेले हैं और आप 4 लोग हैं। जवाब तो उन्हीं से सुनना पड़ेगा ना अब जो। और वैसे देखिए राकेश जी, आपको अलग सोचने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने एक अकेला सब पर भारी का नारा दे ही दिया है, तो अब आप तो उससे खुश रहिए ना, तो अब उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। बोलिए। मैं बिल्कुल रीमा जी, मैं तो बिल्कुल रीमा जी कोई डरने की आवश्यकता भी नहीं है। जिसके पास नरेंद्र मोदी जी ऐसा नेतृत्व हो उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि आप जो सवाल उठा रहे हैं उनका तर्कपूर्ण जवाब सुन लीजिए। देखिए, सदन के भीतर की किसी भी प्रकार की गतिविधि के लिए स्पीकर की जिम्मेदारी होती है। इस बात को स्पीकर साहब ने स्पष्ट तौर पर खुद कहा और निश्चित तौर पर एक गंभीर बात थी। इस गंभीर बात को लेकर के स्पीकर साहब ने अपना स्टेटमेंट किया, राजनाथ सिंह जी ने सदन में कहा, लेकिन विपक्ष जानबूझ करके जिद पकड़ करके किसी बात पर बैठ जाएगा कि नहीं हम प्रधानमंत्री का ही बयान सुनेंगे। मुझे याद है, आप सबको भी ध्यान में होगा कि मणिपुर के मसले पर भी इसी प्रकार से सदन को बाधित करने का प्रयास किया था और जब सदन में जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री जी आए, सदन में जवाब गृह मंत्री जी ने दिया तो पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया। यानी ये सवाल का जवाब नहीं चाहते हैं, ये जिद है केवल, और इसी जिद के लिए ये प्रदर्शित करना चाहते हैं। ये इनकी रणनीति है कि जिद करो, शोर करो और उसके बाद अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी तो उसके बाद मातम बनाना शुरू कर दो कि लोकतंत्र पे खतरा आ गया है, लोकतंत्र पे खतरा आ गया है। अरे भाई, मणिपुर पर जब जवाब दिया प्रधानमंत्री जी ने, बताइए इस सदन के भीतर उस समय राहुल गांधी मौजूद थे क्या? बताइए उस समय सदन में विपक्ष के नेता मौजूद थे क्या? जब मणिपुर पर तथ्यवार गृहमंत्री जी ने दिया या प्रधानमंत्री जी ने दिया, आप वॉकआउट कर गए थे। आप केवल सवाल पूछना चाहते हैं, आप जवाब नहीं सुनना चाहते। इसी प्रकार से डिबेट में देखिए, डिबेट में भी सवाल पूछते हैं और जैसे ही मैं जवाब देना प्रारंभ करता हूं तुरंत डिरेल करने का प्रयास करते हैं। मैं एक उदाहरण के साथ बता रहा हूं, कपीश जी, मुझे लगता है कि स्कूल की पढ़ाई के दौरान कपीश जी, अगर कुछ शरारती बच्चे शरारत करने लगते हैं ना, तो ये क्लास के टीचर की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे बच्चों को निकाल करके बाहर कर दिया जाए ताकि बाकी बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो जाए। आप देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर जब कानून बनने चाहिए, महत्वपूर्ण मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए, आप योजनाबद्ध तरीके से देश की संसद को बंधक बनाने का प्रयास करेंगे, देश की संसद के कामकाज को ठप करने का प्रयास करेंगे, तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। संसद चर्चा के लिए है, संसद बहस के लिए है, संसद कानून बनाने के लिए है, संसद हुल्लड़ हंगामे के लिए नहीं है, संसद आपके शक्ति प्रदर्शन करने के लिए नहीं है, और संसदीय नियम परंपराओं और जो आचरण है उसके आधार पर ही चलेंगे। ठीक है पूजा जी, रुकिए, आ रही हूं आपके पास, लेकिन अनुप्रिया जी बहुत देर से इंतजार करिए। अनुप्रिया जी, सीधा सवाल मेरा यही है कि 400 पार का नारा बीजेपी ने दे दिया है, उसकी तैयारी भी पूरी हो गई है और उस काम पर भी बीजेपी लग चुकी है। आपकी पार्टियों का तो अभी मंथन ही चल रहा है, चौथी बैठक है, अभी तक रोड मैप तो तैयार नहीं हुआ। ये किस चीज की, ये कोई मतलब कमी लग रही है, कुछ फ्रस्ट्रेशन में है विपक्ष कि हर सेशन में कोई ना कोई नया हंगामा, पूरा सेशन खत्म, उसके बाद लोकतंत्र की हत्या का बहाना? रीमा जी, आपने ठीक ही कहा कि बीजेपी तैयारी कर चुकी है, कर रही है, और बीजेपी करती ही क्या है, क्योंकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यही कहते हैं और इनके नेता भी कहते हैं, प्रवक्ता भी कहते हैं कि हम आज से नहीं लगे हैं, हम तो शुरू से लगे हैं चुनाव जीतने के लिए। इनका सिर्फ ध्येय है कि कुर्सी कैसे हमें पाना है, कुर्सी पे कैसे बैठना है। हमने पिछले सरकार में देखा हो कि महाराष्ट्र में कैसे इन्होंने सत्ता पे आई या मध्य प्रदेश में सत्ता में कैसे आए, तो इनकी बस मंशा ही है सरकार में बने रहने की, काम की इच्छा नहीं होती है। ये कहाँ कहते हैं कि हमने काम किया, उस काम के बदौलत हम जाएंगे जनता के बीच में। अगर काम की बात करना होता तो मन की बात नहीं करता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। नहीं तो जनता वोट क्यों दे रही है? अभी 3 राज्यों में जनता ने क्यों चुना इन्हें? 3 राज्यों में जनता ने वापस क्यों चुना? समय रीमा जी, जितना समय आपने बाकी प्रवक्ताओं को दिया, मुझे लगता है कि नहीं, ये काउंटर क्वेश्चन था आपकी बात का। नहीं, लगातार आप फिर दोबारा पूछ लेंगे मुझसे, लेकिन मैं उसकी बात में सभी सवालों का जवाब देने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ। लेकिन राकेश जी के लिए एक्चुअली में क्या है कि सदन में सदन की सुरक्षा और सांसदों की सुरक्षा के बारे में सवाल उठाना हंगामा है, तो हम हंगामा करेंगे। आपको मुद्दे पे बोलने के लिए मजबूर करना हंगामा है, तो हम हंगामा करेंगे। लेकिन
कहे कि हम उम्मीद ही ना करें कि हमारे गृह मंत्री ना बोले और उसके बजाय आप कहें कि स्पीकर की जिम्मेदारी होती है। कैसे आप पन्नी काटना चाह रहे हैं? आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना चाह रहे हैं। अरे भैया, मणिपुर में आपको 100 दिन लग गया बोलने में, इतनी आपको जद्दोजहद करनी पड़ी विपक्ष को कि बोल दीजिए। ये आपकी कुंठा और आपकी जो पालने की रणनीति है ना, इसीलिए विपक्ष को करना पड़ता है। बोलिए अनुप्रिया जी, इसका जवाब उन्होंने अभी दिया, इसका जवाब उन्होंने दिया। आ रही हूँ राकेश जी, एक मिनट, जवाब ही नहीं दे रहे। उसका जवाब उन्होंने दिया, मैं आ रही हूँ उनके पास। लेकिन पूजा त्रिपाठी जी, राहुल गांधी क्यों नहीं थे मणिपुर पर? आप ही लोगों ने हंगामा किया। एक मिनट रुकिए रीमा जी, न्याय उचित नहीं है क्या? उचित नहीं है कि आप मुझे 1 मिनट बोल के और अरे मैं आपके पास वापस आ रही हूँ, रुकिए ना। आपने एक पॉइंट रेस किया है, आपने अभी मणिपुर पर आपने पॉइंट रेस किया ना। 1 मिनट रुकिए। नहीं, अभी मेरी बातें खत्म नहीं हो रही रीमा जी, आपने विपक्ष की। अरे एक ही बार थोड़ी ना मौका मिलेगा कि दोबारा मौका आएगा आपके पास, दोबारा मौका आएगा आपके पास। नहीं, सुन लीजिए, आप फिर मौका कब आएगा? मैं राकेश जी यहाँ पे अकेले ही भाई, सदन से लेकर के सड़क से लेकर के यहाँ भी इनका चल रहा है। 2 मिनट, आपने विपक्ष की भूमिका के बारे में पूछा और चौथी बैठक के बारे में आप बातचीत कर रही थी रीमा जी। निश्चित तौर पे ये 3 बैठक का ही इतना था कि 2 बैठक जब हमारी हो रही थी, एनडीए जो 9 वर्ष बिल्कुल शांत था, भाजपा की प्रचंड दिख रही थी, लेकिन इनको एनडीए याद आता है। एनडीए वह जिसमें जितनी पार्टियां, उनको 2-2 भाग में बांट दिया। एलजेपी को देख लीजिए, शिवसेना को देख लीजिए, एनसीपी को देख लीजिए, इनको लेके कहते हैं एनडीए है। अब एनडीए लड़ने चला है इंडिया अलायंस से। इंडिया अलायंस वो जिसके साथ जनता का समर्थन है। और आपने कहा कि भाई 2 बार जीत के चले आए हैं, 2 बार गलती हो सकती है, 3 बार तो हम कहते हैं कि भगवान भी माफ करते, लेकिन तीसरी बार भारत का प्रबुद्ध जनता जो है माफ नहीं कर रही है। इसका मतलब जो मुद्दे की बात नहीं करेगी। इसका मतलब शिवसेना के जो चीफ रहे पहले, पूर्व उद्धव ठाकरे, वो भी इतने कमजोर और मासूम थे कि उनकी पार्टी को तोड़ गए नरेंद्र मोदी और वो हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे। तमाम पार्टियों को बीजेपी तोड़ देती है और बाकी सभी नेता मासूमियत के साथ देखते रह जाते हैं। मतलब देश में बाकी सब नेता मासूम है, सिर्फ बीजेपी में ऐसे लोग हैं, ये कह रही हैं आप? हम इतने मासूम नहीं थे रीमा जी, इसलिए हमने इनको बिहार सत्ता से इनको बाहर किया। इनकी नीति हम समझ रहे थे कि अपने सहयोगी दल के पीठ पे छोरा भोगते हैं, इनको सत्ता से बाहर करना नहीं, बहुत उसका जवाब तो आनंद दुबे जी दे पाएंगे कि हुआ क्या था असलियत में, क्योंकि उस पर कई बार चर्चा हो चुकी है। लेकिन राकेश जी, 1 मिनट आ रही हूँ। पूजा त्रिपाठी जी, यही पॉइंट है, जब चर्चा होती है आप लोग मांग करते हैं और जब चर्चा का जवाब होता है तो आपके नेता भाग जाते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं। यहां तक प्रधानमंत्री जब बात कर रहे थे तब भी आपकी पार्टी के लोग वॉकआउट कर गए थे। अच्छा पूजा जी, आपकी आवाज आ नहीं रही, मैं आपके पास आती हूं। एक बार हमें सीधे लोकसभा चलना होगा, लोकसभा के बाद हम सीधे राज्यसभा में हरदीप पुरी को सुनते हैं और उसके बाद पहुंचते हैं। बट द प्रॉब्लम should have been addressed by the GNCTD, the government of the National Capital Territory of Delhi, in 2006 earlier, but was not addressed, and hence 1 year legislation was coming in from 2006 to 2011. It was in 2011, again when the problem should have been addressed, a bill was brought to provide this protection for 3 years. Sir, when I had the privilege of being associated with the Ministry of Housing and Urban Affairs, I'm talking about September 2017, we were in active consultation with the Honorable Chief Minister of Delhi and his colleagues, and we were saying, when will you complete the verification so that we can begin the process of identifying the encroachments, the unauthorized colonies, and providing relief. Sir, it's not the poor people who live there. They are poor because our policies were poor. Large number of people moved from rural areas, tier 2 and 3 cities to Delhi, and the city must either be able to provide space for them, living habitation. I don't like to use the word slums. I think it's a term which never we should be used. These are informal settlement. But when people come looking for livelihood and they find space, they will have the tendency, this is a world phenomena visible the world over. They will settle down wherever they have. Hence, something like Jhuggi Jhompadi and that JJ clusters comes into being. Sir, when in 2017, after active consultation, we learned that the Delhi government, including the Chief Minister, were not entirely, we came to that assessment,
They were not entirely seized with the situation. It's in 2019 we learned, and they told us in writing, that they needed another 2 years to complete the verification process. It is at that point of time, Honorable Chairman, sir, that the Honorable Prime Minister decided enough is enough. We will bring legislation into Parliament. And therefore, in 2019, this legislation came. Sir, I remember the day very vividly, because my daughter was getting married, and instead of attending my daughter's marriage, I was in the House presenting the bill in the Lok Sabha. And under that, we have today put in place a system which has identified the unauthorized colonies. Not all. Some of my colleagues will say there are some 69 belonging to HNIs or high net worth individual, but we are on record to have said we'll complete this work sequentially and then we'll move on to the others. Sir, another reason why this extension is required for 3 years, the master plan 2041 is in the final stages, and the master plan will require the agencies concerned, the DDA, the MCD, to be able to manage the changes which are coming in on a variety of subjects which are covered by the master plan, which have had widespread consultation, to produce an orderly transition. Sir, it will be our effort that in the next 3 years, as soon as we will be able to complete a substantial portion of that, because the verification has been done, the pace. Sir, the legislation came into being in 2019 end, and in the beginning of 2020 we were facing the pandemic, and in the pandemic for 2020 and 21 virtually no ground level work could be done. So today, if we have registered 4,000, I think in order to complete the process we have to register another 4 lakhs. I apologize, because there are about 40 lakh people living in these unauthorized colonies, and if an average household has 4, then we have to register about 8 to 10 lakh households. We've already done 4 lakhs, we need to do more, and we need to expedite the transition. The honorable members who have spoken today have given us a lot of useful suggestions. All of them have been taken on board, and I can say with a degree of confidence that whether it is what Dr. Thambidurai said about slum dwellers, what the other members have said, these have in fact already been incorporated in the master plan, and we are today in the happy situation of being able to say that the work, the identification is gaining pace. It will be our effort to do more, and sooner than later. And I thank all my colleagues in the opposition. I would have liked the members of the 2 parties which should have addressed the problem, which did not address the problem. They are here today, but I want them to join in this effort to make up for the lost time, so that the orderly transition which is required to be obtained will be done so. So I thank the House for the support, and I move that the bill be submitted. The question is, तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी चर्चा का जवाब दे रहे थे। जो बिल रखा गया है दिल्ली को लेकर, उसको उस पर बात कर रहे थे, लेकिन मैं ज़रा सीधे फिर से अपने मेहमानों का रुख करती हूँ। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, आप कुछ कह रही थी, कंटिन्यू। आपकी आवाज़ चली गई। यहाँ बात मणिपुर की हो रही है। मणिपुर का बार बार मुद्दा उठ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया और विपक्ष वॉकआउट कर दिया। मणिपुर में 160 दिनों तक हिंसा चली, 170 के करीब लोगों की मृत्यु हुई और 60,000 विस्थापित लोग, और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी अपनी चुनावी रैलियों में व्यस्त थे। वो जब विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया, जो विपक्ष को पता था कि हार जाएंगे, तब जाकर प्रधानमंत्री जी को आना पड़ा सदन में जवाब देने के लिए, और अपने पूरे भाषण में उन्होंने सिर्फ 3 मिनट मणिपुर के बारे में बोला, और बाकी काफी देर तक, 148 मिनट तक वो बोलते रहे और मणिपुर का मन नहीं आया। इस देश का एक हिस्सा जल रहा था, उस देश के एक हिस्से के 60,000 लोग विस्थापित थे। इस देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। इस देश के लोगों की सुरक्षा और डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो किसी एक मुद्दे पर आता है, लेकिन उस पर जब बात की जाती है ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। वो सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन था,
सरकार के कामकाज पर था सवाल, तो पूरे कामकाज पर जवाब दिया जाता है। किसी एक मुद्दे पर नो कॉन्फिडेंस मोशन में जवाब देकर प्रधानमंत्री नहीं बैठते, ये रूल्स पता होने चाहिए। लेकिन मैं तो फिर से ये पूछूंगी कि कोई भी पद, कोई भी उम्र, उसकी गरिमा बची है संवैधानिक संस्थाओं की या नहीं? ईवीएम पर सवाल, उपराष्ट्रपति पर सवाल, सभी पर सवाल की बात है कि 2 औरतों को नंगा घुमाया जाता है प्रधानमंत्री जी सदन के बाद। फिर वही आ गई बात पर। प्रधानमंत्री जी सदन में कुछ नहीं कहते। नो कॉन्फिडेंस कोई नहीं लाना चाहता था। नो कॉन्फिडेंस इसलिए लाया गया कि प्रधानमंत्री जी जो हमारे सदन के पहले प्रधानमंत्री जो हमारे डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, अगर मणिपुर का मुद्दा खत्म नहीं हुआ था तो इस बार सदन में उसी मुद्दे पर हंगामा फिर से क्यों नहीं किया गया विपक्ष की तरफ से? अगर वो मुद्दा खत्म नहीं हुआ है अभी तक तो टीवी डिबेट में बात करने से कुछ नहीं होगा ना मैडम? एमपी होता है वो हर बार मुद्दा चेंज हो जाता है विपक्ष का। 15 से 20 लाख, आप मुझे बोलने देंगी, वो 15 से 20 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करके आता है। वो जब सदन की, इस देश की सबसे सुरक्षित इमारत पर सुरक्षा पे सवाल उठा रहा है, उस पे अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है, तो प्रधानमंत्री जी सदन को की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की और दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अंदर आती है। तो इस पे जवाब, उस पे क्या मांग रहा था? क्या वो अपने लिए पर्क्स एंड कंडीशंस मांग रहा था? वो सदन की सुरक्षा, जो इस देश की सबसे सुरक्षित इमारत होनी चाहिए, जहां परिंदा पर। पूजा जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कपिल जी भी सही कह रहे हैं, आनंद जी और अनुप्रिया जी, सबकी बात ठीक है कि विपक्ष का हक है एक सवाल उठाने। एक सेकंड रुकिए, विपक्ष का हक है सवाल उठाने का, सवाल करने का और जवाब मांगने का। लेकिन एक मिनट पूजा जी, सुन रही हैं आप? आप सही कह रही है, विपक्ष का हक है सवाल उठाने का, जवाब मांगने का, हंगामा करने का भी, लेकिन मिमिक्री करने का हक कहां से होता है? बात खत्म करने दीजिए, आप पास्ट की बार-बार बात करिए। मैं पास्ट की नहीं, आज की बात कर रही हूँ। घटना होती है उस दिन प्रधानमंत्री सदन में स्टेटमेंट देते हैं, 4 दिन के लिए सदन बंद रहता है। कर रही हूँ उस पे सदन में वो देते हैं। आज प्रधानमंत्री और गृह मंत्री 2001 के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अलग क्यों है? वो क्यों नहीं देश को यह आश्वासन दे सकते कि आपकी सदन सुरक्षित है? वो क्यों नहीं बता सकते कि जॉइंट सेक्रेटरी सिक्योरिटी की पोस्ट 4 महीने से क्यों खाली है? वो ये क्यों नहीं बता सकते कि सदन की सुरक्षा का बजट 30% क्यों खत्म हुआ? वो ये क्यों नहीं बता सकते कि जब फायर कैनिस्टर चले थे तो फायर अलार्म नहीं चले सदन में? वो ये क्यों नहीं बता सकते लोगों को, और वो क्यों नहीं बता सकते सदन के मेंबर्स को? ये सदन की मांग थी और इस पे मांग हो रही है जिसपे 140 के करीब सदन के मेंबर्स बाहर कर दिए गए हैं। इस सदन में, इस सरकार के सदन में 176% निलंबन बढ़ा है। 176। आप विपक्ष के सदन मेंबर्स को बाहर कर दीजिए, आप कोई सवाल मत लीजिए। आप क्यों पूजा जी, ऐसे नहीं होगा ना कि जो आप लोग चाहेंगे वही सवाल किया जाए आपसे। राकेश त्रिपाठी ने एक सवाल खड़ा किया कि 1989 में क्यों हुआ था फिर ऐसा कि 73 और 67 इतने सांसदों को निलंबित किया गया, उसका जवाब देंगे आप? क्या उसको जस्टिफाई किया जाए? अरे भाई, आपके हिसाब से सवाल नहीं होंगे ना, जवाब देना ही होगा। पूजा जी, आपके हिसाब से सवाल नहीं होंगे। आपसे भी कोई सवाल पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा? ये हमने आपसे भी कोई सवाल पूछा जाएगा या नहीं? आपसे एक सवाल पूछा गया था। भाजपा के एमपी प्रताप सिन्हा के पास इसमें आए थे और उनको छोड़ के चाहे 140 लोगों को वो कर दिया गया। आप विपक्ष पास्ट की बात करिए, 2.5 महीने तक 2G आरोपों पर भाजपा ने सदन में 1989 में जो हुआ उसको आप जस्टिफाई करती हैं क्या पूजा जी? 1989 में राजीव गांधी ने जो किया, क्या उसको जस्टिफाई करेंगी? कर दिया, लेकिन 1989 पूजा जी, 1989 पूजा जी 1989 सुरक्षा। पूजा जी लगता है उनके पास तक आवाज ही नहीं जा रही है, वो नॉन स्टॉप बोल रही है, सुन नहीं पा रही है कुछ। पूजा जी सुन पा रही है? हाँ, मैं सुन रही हूं। 1989 में 63 सांसदों का निलंबन जो किया राजीव गांधी की सरकार के समय में, क्या उस वक्त भी आप प्रधानमंत्री को कायर कह रहे थे जिस तरह आज कांग्रेस पार्टी कायर कह रही है? क्या उस वक्त के प्रधानमंत्री के लिए भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल हुआ था? मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि इस वक्त मीडिया जरूर कायर कह रहा होगा प्रधानमंत्री को। मैं इस बात पे बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि मीडिया सवाल पूछ रहा होगा, पर आज मीडिया एक मिमिक्री पर सवाल कर रहा है। 5 से 6 मिमिक्री पर डिस्कस करें, लेकिन आप ये सुनने को तैयार नहीं है कि 140 सांसदों को 140 सांसद कोई मैटर करते हैं। मतलब ये जिम्मेवारी मीडिया की है राकेश त्रिपाठी जी, ये जिम्मेवारी मीडिया की है। समझ गई मैं, जो भी ऐसी जिम्मेवारी है वो सब मीडिया की है, बाकी कुछ और जिम्मेदारियां बचती है तो वो आपकी है। राकेश त्रिपाठी जवाब देंगे। अब डॉक्टर पूजा
देखिए, मुझे लगता है कि कम से कम विपक्ष की ये बात कितनी बेईमानी साबित हो जाती है कि आपने दूरदर्शन के इस नेटवर्क पर 4 विपक्ष के प्रतिनिधि बिठाए हैं और उसके बाद भी विपक्ष रोना रो रहा है कि मीडिया हमारी बात नहीं सुन रहा है, मीडिया एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है। अरे भाई, एक पक्षीय तो मुझे कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन से केवल 1 प्रतिनिधि और 4 प्रतिनिधि जो एनडीए अलायंस अपने आप को कह रहे हैं, ये एनडीए अलायंस के 4 प्रतिनिधि हैं। फिर भी मैं मीडिया पर कोई आरोप नहीं आप झुकेले हैं, आपका अपना घर है, 4 मेहमान आपके घर में क्या कर लेंगे? फिर शुरू हो गए कपीश जी। सुन लीजिए, अब देखिए, मैं देखिए, फिर वही हमला, फिर वही रोज का, फिर बात को मान लीजिए आप, फिर वही रोज का आरोप, फिर वही रोज का आरोप, गलत और आप है अपने कपीश घर के अंदर जी। बैठे हुए, जितना मौका आप लोगों को मिल रहा है ना, अगर आपको रीमा जी सुरक्षा दे रही है, कम से कम उनकी तो तारीफ कर लीजिए कि रीमा जी बहुत उदाहरण है, यही उदाहरण है। देखिए, नहीं, यही उदाहरण है। अभी देख रहे दर्शक इस उदाहरण को देख करके स्वीकार कर लेंगे कि कैसे 4 मिलकर के बोलना प्रयास प्रारंभ करते हैं और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे, एक एक करके रणनीति पूर्वक तरीके से उसको बाधित करने का प्रयास किया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में रीमा जी अगर म्यूट कर दें तो ये कहेंगे देखिए मीडिया आवाज दबा रहा है। अरे भाई, सवालिके से सवाल करिए। और मैं एक वसीम बरेलवी साहब का, आपको पसंद आएगा शेर, वसीम बरेलवी साहब का शेर है, कब कौन सी बात कैसे कही जाए, सलीके से कही जाए तो हर बात सुनी जाए। आप सलीके से कहिए ना, आप शोर मचाना बंद करिए, अपनी बारी में बोलिए, नियमों के तहत बोलिए, आप मर्यादाओं का ध्यान रखिए, निश्चित तौर पर आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन आप केवल अपनी बात शोरगुल से, हंगामे से, आप मिमिक्री करके कहने की कोशिश करेंगे, कोई आपकी बात सुनेगा क्या? आप मजाक उड़ाएंगे, उपहास करेंगे, देश के राज्यसभा के सभापति का आप मजाक उड़ाएंगे और बॉडी शेमिंग करेंगे। आप बॉडी शेमिंग करेंगे, ये स्वीकार नहीं हो सकता है। आप इसको जस्टिफाई करेंगे, ये स्वीकार नहीं हो सकता है। आप मुद्दे पर बात करिए, मुद्दे पर बहस करिए, हम निश्चित तौर पर जवाब देंगे। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, आप बार बार प्रधानमंत्री जी के बयान के लिए जो अपेक्षा करते हैं ना, अरे जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो आपकी बोलती बंद हो जाती है, भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। फिर प्रधानमंत्री जी को बार बार आमंत्रित कर रहे हैं, मत आमंत्रित किया करिए प्रधानंद दुबे जी को बोलते हैं तो फिर आपके लिए भागने का रास्ता नहीं मिलता है। मुझे लगता नहीं कुछ मिलेगा किसी को। कौन कर रहा था संसद में ऐसे? आनंद दुबे जी, ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है कि अपनी बात जब कह लो उसके बाद मीडिया पर धावा बोल दो, लेकिन इससे मुझे तो फर्क पड़ता नहीं है, अभी तक पड़ा भी नहीं है। कितना भी हमला बोलते रहे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मैं किस तरह से शो कर रही हूँ, आप सबको कितना मौका मिल रहा है, और उसके बावजूद अगर मीडिया पर हमला करना है तो करते रहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आनंद दुबे जी, मैं फिर से वो सवाल आपसे करती हूँ, ये कोई फ्रस्ट्रेशन है क्या, या ये पद्धति पहले कभी देखी गई थी इस तरीके से? कुछ तो एक गरिमा होनी चाहिए ना किसी भी पद की। रीमा जी, ये कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। हम लोग जो सुनते आए हैं कि लोकतंत्र में सरकार यदि महत्वपूर्ण है तो साथ ही साथ विपक्ष भी महत्वपूर्ण है। हाँ। लेकिन पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो विपक्ष को बिल्कुल महत्व देने को तैयार नहीं। वो चाहती है कि विपक्ष मुक्त भारत कर दें, विपक्ष मुक्त संसद कर दें। क्यों भाई? संख्या भले ही विपक्ष की कम हो, लेकिन यदि विपक्ष में 10 सांसद भी हैं तो आप उनको खत्म क्यों करना चाहते हैं? उनकी बात तो सुनिए, उनकी मांग पर तो जोर लगाइए। और वो क्या कह रहे हैं? बहुत सिंपल साधारण सी मांग है कि जहां सदन में सांसद बैठते हैं, उन सांसदों की जान को खतरा किस लोगों से है, कौन इसके पीछे षड्यंत्रकारी हैं, उनके बारे में पूरा विवरण सरकार के मुखिया क्यों नहीं बताते, क्यों प्रधानमंत्री गृह मंत्री सामने आकर नहीं बताते? अब बताइए, अगर ये सब कहना आपको लगता है कि नाजायज है और इससे आप हमें निलंबित कर देंगे, तो प्रभु आपकी विवेक बुद्धि को प्रणाम है, हमें आप निलंबित कर दीजिए, चाहे जो कर दीजिए। चुनाव के समय हम जाके जनता की अदालत में कहेंगे, हम कहेंगे कि देखिए भाई, जिस प्रकार से सरकार तानाशाह बन गई है, अहंकार बन गई है, इससे छुटकारा दिलवाइए। और यही हम करेंगे। इसी को लेकर हमारी गठबंधन की बैठकें भी चल रही हैं। और आप संसद में हमें बोलने नहीं देंगे, लेकिन हम दूरदर्शन पर बैठकर अपनी बात बड़ी विनम्रता से कहेंगे और रीमा जी हमें न्याय दिलाएंगी, ऐसा भी हमें उम्मीद है। और रीमा जी एक निर्भीक पत्रकार है, निष्पक्ष पत्रकार है। रीमा जैसे पत्रकारों से हमें उम्मीद रहेगी। और बाकी जो पैनलिस्ट बैठे हैं, ये भी बड़े धैर्यपूर्वक हमारी बात सुन रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को अहंकार छोड़ देना चाहिए। गृह मंत्री जी को कल आकर सदन में बयान दे देना चाहिए, जो निलंबन हुआ है उसे वापस ले लेना चाहिए। विषय समाप्त होता है, जब चुनाव आएगा भैया, तब चुनाव में लड़ लेंगे, लेकिन उसके पहले रोज लड़ाई क्यों?
यही तो सवाल है आनंद दुबे जी, रोज लड़ाई क्यों? सदन को चलने देने में दिक्कत क्या है? रीमा जी, सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, विपक्ष की नहीं। आप हमारा निलंबन वापस ले लीजिए, हम अपनी भूल चूक से माफी मांग लेंगे और फिर सदन शुरू हो जाएगा। यही तो हम लोग चाहते हैं, लेकिन अब ये अहंकार बीच में आ रहा है। अहंकार किसका है? सरकार का है, सरकार में बैठे लोगों का है। तो जब तक अहंकार नहीं टूटेगा, ईगो नहीं टूटेगा, अभिमान नहीं टूटेगा, हम जाएं तो जाएं कहां? अब राष्ट्रपति जी के पास जा सकते हैं तो हम वो भी भूमिका बनाएंगे कि राष्ट्रपति महामहिम जी के पास जाएं। जिन चेयर के बारे में इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल बाहर हो रहा है, उनके बारे में ताली बजा बजा कर हंसी ठिठोले किए जा रहे हैं, कल को जब सदन में जाएंगे वही सांसद, तो चेयर का सम्मान क्या रह जाएगा? रीमा जी, मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे कि रीमा जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए संसद भवन में एक बातें कही थी और मुझे याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कि आपके आचरण ही बताएंगे कि सदन में बैठ कौन सकता है और आपके आचरण ही तय करेंगे यहाँ आप कैसे। उसी के कुछ दिन के बाद में हमने विधुरी साहब को सुन लिया। अब ऐसा आचरण तो देश में पहली बार देखा गया और राकेश जी यह कहते हैं कि देखिए भैया, हम उनके शब्दों के साथ में नहीं है, माफी मांगते हैं और माफी मांग के बाद खत्म कर दीजिए। कहाँ का न्याय है भैया? अब हम अपने देश की सुरक्षा के बारे में पूछेंगे तो हमें सदन के बाहर कर दीजिएगा, लेकिन सदन में बैठेंगे तो गाली सुनवाइएगा। तो हम सुरक्षित हैं कहाँ? तो हमारे पास में रास्ता ठीक ही कहा हमारी एयरसेफ सेना के प्रवक्ता ने कि अगर हमें वहां नहीं बोलने दीजिएगा, हम न्याय जनता के पास मांगने जाएंगे। लेकिन कितना चुप कराइएगा? देश की जनता समझ रही है आपको, और आपको इसीलिए विपक्ष बार बार आपको अलार्म लगा के बुलाता है, बोलिए बोलिए, आप अपनी कामों को कीजिए ना निष्पक्षता से। हमें नहीं जरूरत है आपसे लड़ने की, हमारे पास तो बहुत ऐसे काम है जो देश के लिए है, जो आपको बतानी है कि आपने कहा कि 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे, अब साबित हुए अपने वादों को। आपने कहा कि वो जुमला भैया कम है। एक बार कपिश जी के पास जाके अंत में मैं फाइनल कमेंट के लिए राकेश जी के पास आऊंगी। कपिश जी पहले बोलेंगे, फिर राकेश जी। कपिश रीमा जी, बहुत ही मैं आपसे भाई कंप्लेन करूंगी, बहुत ही गलत हो गया, हमें नहीं बुलाते तो ज्यादा अच्छा होता। अरे मैडम, आपने इतना अच्छे बेबाक तरीके से बात रखी, फिर भी कंप्लेंट है। चलिए कपिश जी जल्दी से। जी देखिए, मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहता हूं कि आज जो ये कंडीशन खड़ी है, ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से। कपिश जी, इस पर माफी मांगेंगे आचरण पर ऑपोजिशन वाले या नहीं मांगेंगे? नहीं, बिथूरी साहब ने मांगी है और आपने मंगवाई है। चेयर के बारे में इस तरीके की मिमिक्री पर माफी मांगनी चाहिए या नहीं? बार आपको कह रहा हूं कि बिथूरी साहब की बात पर माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए, उनको सस्पेंड होना चाहिए। और आप एक निर्भीक पत्रकार हैं, बल्कि पत्थर के समान पत्रकार हैं, इतनी मजबूत हैं कि पानी अगर उस पर डाल दो तो नीचे आ जाता है और पत्थर अपना अस्तित्व नहीं खोता। ना आप खोइएगा ना हमारे राकेश भाई। मैं एक बात कहता हूं, आज लोकतंत्र की मर्यादाओं को अगर किसी ने तोड़ने का काम किया है तो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किया, क्योंकि संसद के अंदर खुद खड़ा होकर के मिमिक्री कर रहे थे ऐसे। उसका क्या जवाब? ओके, राकेश त्रिपाठी जी फाइनल कमेंट। पूरे विश्व ने हंसा था इस पर। ठीक है, ठीक है। देखिए, मैं कपिश श्रीवास्तव जी को फिर विधिक भाषा में ही समझाऊंगा। देखिए, कुछ अपराध इंडियन पेनल कोड में सूचीबद्ध किए गए हैं कि ये व्यक्ति के विरुद्ध अपराध है, और कुछ अपराध ही सूचीबद्ध किए जाते हैं ये समाज विरुद्ध अपराध है। व्यक्ति विरुद्ध अपराध जो होते हैं ना, कंपाउंडेबल होते हैं, आपस में माफी मांग करके सेटल किए जा सकते हैं, लेकिन जो समाज विरुद्ध अपराध है ना, उसकी माफी भी नहीं होती। सच ये है कि सभापति के खिलाफ किया गया ये एक्ट समाज विरुद्ध है, व्यवस्था के विरुद्ध है, ये कंपाउंडेबल नहीं है। अरे ये माफी भी नहीं मांगी जा सकती है। आज जिस प्रकार से राज्यसभा के सभापति जी का अपमान किया गया है, चेयर का अपमान किया गया है, जिस प्रकार की मिमिक्री की गई है, ये किसी एक व्यक्ति का आचरण नहीं है, सामूहिक आचरण है। और सामूहिक आचरण में राहुल गांधी जैसे पार्टी के वरिष्ठ नेता खड़े होकर के उसका वीडियो बना रहे थे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पूरे प्रकरण का खामियाजा आपको चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, आपने जिस प्रकार का आचरण प्रस्तुत किया है ना, इस आचरण का भुगतान आप 2024 के लोकसभा चुनाव में आप भुगतेंगे, और तब महसूस करेंगे कि आपके आचरण के कारण आज जनता ने आपको सजा दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। और जाहिर तौर पर असली लड़ाई और असली जवाब जो है वो तो जनता ही देगी, और जनता के पास जाने का जो समय है वो भी अब नजदीक ही है, क्योंकि 2024 के लिए अब से कुछ ही देर बाद जो इंडी गठबंधन की बैठक है वो समाप्त होने वाली है, और उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें क्या निकलकर सामने आएगा उस पर भी नजर बनी हुई है। लेकिन आज जो दृश्य हुए उसको कोई भी कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, और जाहिर तौर पर कल से
अब आज जो वीडियो सामने आया है उसके बाद विपक्ष की रणनीति क्या होगी और खासकर सरकार की रणनीति क्या होगी, ये अब देखने वाली बात है। आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।